वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब चीज़ें पढ़ी, चार्जिंग की प्रोसेसेस पढ़ी। आज हम कूलम्स लॉ करेंगे। कूलम्स लॉ हमें दो पॉइंट चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस के इन बिटवीन फोर्स फाइंड करने की हेल्प करता है, फोर्स फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले लेट अस राइट व्हाट इज कूलम्स लॉ और ये किस काम आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इट इज यूज्ड टू फाइंड फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस विच आर एट रेस्ट। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विच आर एट रेस्ट। तो अब बात यह है कि पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं सर। क्या इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट चार्ज है या प्रोटॉनिक पॉइंट चार्ज है, या अगर मेरे पास एक मेटल का स्फीयर है मैंने उसको चार्ज कर दिया तो क्या वो एक पॉइंट चार्ज है। देखो ध्यान से सुनेंगे। मान लो मेरे पास ये एक बॉडी है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है Q और वो चार्ज सारा इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब अगर आप इस सेंटर से किसी r डिस्टेंस पे देखना चाहते हो कि इस चार्ज का क्या इफेक्ट है, ठीक है, और ये r इसकी रेडियस से, कैपिटल R से काफी ज्यादा बड़ा है, मतलब हम इस मेटल के स्फीयर को अगर काफी दूर से देख रहे हैं, इफ दिस r इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ बॉडी, आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व कैसे करेंगे आप ये ऑब्वियसली यहां पर एक और चार्ज पार्टिकल रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, उस इलेक्ट्रॉन पे इसने कुछ फोर्स लगाई, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो डिस्टेंस बॉडी के साइज से काफी बड़ा होता है अगर, तो हम इस केस में इस बॉडी को पॉइंट चार्ज, पॉइंट जैसी बॉडी, छोटी छोटी बॉडी मान के चल सकते हैं, ठीक है। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से देखोगे तो पॉइंट जैसी नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज, नंबर 1। नंबर 2, ये रेस्ट पे होने चाहिए दोनों चार्जेस। अगर ऐसा है तो हम कूलम्स लॉ यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। बहुत आसान है। लेट अस सपोज एक पॉजिटिव चार्ज Q1 है मेरे पास, वहां से r डिस्टेंस पे एक और पॉजिटिव चार्ज Q2 है मेरे पास। दोनों सेम चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब है कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, अपने से दूर भेजेगा, उसको धकेलेगा, ठीक है। तो रिपेल करेगा। इस फोर्स को हम F21 बोल देते हैं। और ये वाला जो चार्ज है Q2, ये Q1 को इस तरफ धकेलेगा, इसको F12 बोल देते हैं। अब आपको पता है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो जो फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रही है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लग रही है, और जो सेकेंड चार्ज है उस पे उससे ऑपोजिट मीन्स राइट हैंड साइड की तरफ फोर्स लग रही है। मीन्स इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है। बट अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है। मतलब जितनी फोर्स से Q1 उसको धकेलेगा उतनी ही फोर्स से Q2 धकेलेगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दिस फोर्स F, अगर ये F ही मान ले हम, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब जितने बड़े चार्ज ले लोगे आप उतनी फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। Q1 Q2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो दोनों चार्जेस 1 कूलम के हैं तो आंसर 1 आएगा। यहाँ पे एक 1 है दूसरा 2 है, मल्टीप्लाई करोगे उतनी फोर्स बढ़ जाएगी। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। r का स्क्वायर जो है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम स्मॉल k से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। व्हाट इज K? K is a constant which is experimentally determined by the Coulomb. So here K is constant of proportionality. ठीक है जी। Its value depends on system of units, ठीक है। जो भी system of unit आप यूज करोगे उस हिसाब से K की वैल्यू आएगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल
if you are working in SI system of units, so for SI system this K comes out to be 9 into 10 to the power 9. अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं K के? देखिए K के यूनिट्स हम यहां से निकाल सकते हैं. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. तो K को लिखा जा सकता है F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2. तो देखिए F इज न्यूटन, R स्क्वायर चार्ज का ऐसे यूनिट होता है कूलम, और ये देखिए डिनोमिनेटर में है ना, तो कूलम की पावर -2. तो दिस इज ऐसे यूनिट ऑफ K, एंड इन CGS सिस्टम दिस K कम्स आउट टू बी 1. अगर हम इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करें इन CGS सिस्टम तो K1 आता है वैक्यूम के अंदर. तो N की जगह यहाँ पे बच्चे डाइन आ जाएगा. न्यूटन का ऐसा CGS यूनिट डाइन होता है. मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. कूलम की जगह ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको भी हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो ये K की वैल्यूज पहले याद रखनी है. अब हम K को ना एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. K कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देखो 4 पाई ये दोनों नंबर्स हैं. एप्सिलॉन नॉट एक ऐसा पैरामीटर है जो मीडियम की नॉलेज देता हमें. जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम में परमिटिविटी बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट को. और ये परमिटिविटी होती क्या है? परमिटिविटी बेसिकली होता है कि किसी मीडियम के अंदर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है वो कितनी परमिट हो जाएगी, कितनी ज्यादा सेटअप हो पाएगी. ठीक है, तो दिस एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली फॉर वैक्यूम फ्री स्पेस के लिए. तो मैं लिख रहा हूं यहां पे एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी भी बोल देते हैं इसको, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोल देते हैं. ठीक है जी. अब इसकी भी वैल्यू होती है जो आप याद कर सकते हो. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12. अच्छा, इसके यूनिट्स क्या होंगे? ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है. 1 मार्क, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट. तो उसके यूनिट्स बच्चे यहां से निकल आएंगे. ऐसे यूनिट्स हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, देखो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यहाँ पे, तो K के जो भी हैं उनका इनवर्स कर देंगे. न्यूटन इनवर्स, मीटर की पावर -2, कूलम स्क्वायर. तो दीज आर ऐसे यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी. ओके, तो अब ये सब कुछ कंबाइन करके हम फोर्स का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय R स्क्वायर. तो दिस इज एक्चुअली कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम. ठीक है, ये वैक्यूम के लिए है. ओके सर, वैक्यूम के लिए है. अगर मीडियम चेंज कर दें तो क्या होगा बच्चे? अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो ये फोर्स डिक्रीज हो जाती है. देखिए यहाँ पे एक समझने वाली चीज ये है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट इज मिनिमम वैल्यू. ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है. अब ये छोटी से छोटी वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है. अगर कोई और मटेरियल ले लो, वाटर ले लो आप, उसमें एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे. कोई एयर ले लो, कोई गैस ले लो, ग्लास ले लो, कोई भी मीडियम, तो उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे. एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से. इस वजह से बाकी जितने भी मीडियम्स हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक कोई भी आप ले लो, उनका एप्सिलॉन नॉट जो है वो बेसिकली तो वैसे एप्सिलॉन से डिनोट किया जाएगा, पहली बात. दूसरी बात, उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होती है, तो उसमें फिर फोर्स कम हो जाती है. दूसरे किसी मीडियम में, वाटर में फोर्स कम हो जाती है. ठीक है, तो अभी हम वही करने वाले हैं कि अगर हमें कूलम्स लॉ किसी मीडियम के अंदर लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा. ठीक है, चलिए, तो कूलम्स लॉ इन ए मीडियम, बहुत आसान है. ठीक है, बहुत आसान है. मीडियम के अंदर कूलम्स लॉ कैसे लिखेंगे? देखिए, मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स होने के कारण जो एप्सिलॉन नॉट का फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा, और सीधा सीधा मैं बता रहा हूं Fm 1/4 पाई. एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा अभी, क्योंकि वो वैक्यूम के लिए है पैरामीटर. ये सिंबल एप्सिलॉन होता है, मैं लिख ही देता हूं एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर है ये. तो ये वाला जो सिंबल है ये हर किसी मीडियम की परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. बाकी सब सेम रहेगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. अब ये जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होती है, ऑलवेज. ठीक है, किसी भी मीडियम के लिए. मैं अभी इसकी एग्जांपल्स दूंगा. तो दिस इज कूलम्स लॉ इन मीडियम. अब बच्चे हम यहां पर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिफाइन करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसको हम एप्सिलॉन के पैर में स्मॉल r डाल के ऐसे डिनोट करते हैं। क्या होता है ये होता है बेसिकली परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है, जैसे मैं कह रहा हूं बार बार, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। मतलब एप्सिलॉन r बेसिकली एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। मतलब मीडियम की परमिटिविटी को वैक्यूम की परमिटिविटी से डिवाइड कर दो, आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यूज है ना, उनको याद करना आसान है, इसलिए हमने रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया। अभी आपको देखना, मैं एग्जांपल्स दूंगा। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ओके, अब ये एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है। वो कैसे डिफाइन किया जाता है, देखिए ध्यान से। अगर मैं यहां पे वैक्यूम के अंदर फोर्स लिखूं Fv, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैक्यूम के अंदर। और मीडियम के अंदर अगर मैं फोर्स लिखूं किसी भी दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें पैरामीटर एप्सिलॉन आएगा। Now if I divide these two forces Fv by Fm, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, वैक्यूम की फोर्स ऊपर रखनी है, याद रखना, मीडियम वाली फोर्स नीचे रखनी है। अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो देखो सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। ये कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 Q2, उनको सेम डिस्टेंस r के ऊपर हमने रखा, पहले वैक्यूम में रखा, फोर्स आ गई Fv, फिर मीडियम में रखा, फोर्स आ गई Fm। दोनों फोर्सेस डिफरेंट होंगी क्योंकि मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स ये सब चीजें आ जाती हैं। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें बच्चों, तो देखो सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। Q1 Q2 r स्क्वायर 4 पाई, एवरीथिंग विल बी कैंसल्ड, और एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे रह जाएगा। तो दिस इज अगेन रिलेटिव परमिटिविटी। मींस रिलेटिव परमिटिविटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो of the force between two charges in vacuum to the force between same two charges at same distance in a medium। ठीक है, तो वो वहां से हम उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा नाम भी यहां लिख देते हैं भाई, भूल ना जाए, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अगर मेटल की जगह इंसुलेटिंग सफियर होगा तो उसके पास अगर तुम चार्ज रोड लेके जाओगे तो टोटल चार्ज जो है उतना नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। उसमें ये K आ रहा था, एप्सिलॉन R K से भी डिनोट होता है, कैपिटल K। स्मॉल k इज डिफरेंट, दिस इज कैपिटल K। ठीक है, तो इसको कैपिटल K से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको एप्सिलॉन R से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए, तो दिस इज अनदर डेफिनेशन। तो कीप इन माइंड, एप्सिलॉन R इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, and this is force between two charges in vacuum to force between two charges in medium। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में और CBSE बोर्ड में डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे, देखो एग्जांपल्स पहले हम थोड़ी सी करेंगे। अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर के लिए एप्सिलॉन R जो होता है वो 81 होता है। ठीक है, ग्लास की बात करें, ग्लास, उसके लिए एप्सिलॉन R 5 से लेके 10 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के लिए एप्सिलॉन R इंफिनिटी होता है। वैक्यूम के लिए अगर लिखना चाहते हो, या एयर भी नियरली वैक्यूम ही कंसीडर होती है, तो एप्सिलॉन R 1 ले लेते हैं। और एक माइका है एग्जांपल, माइका के लिए एप्सिलॉन R 6 होता है। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर है जो हमें बताता है कि कोई मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना ज्यादा परमिट करेगा अपने अंदर से पास होने के लिए, कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये हो गया कूलम्स लॉ इन ए मीडियम। अब कूलम्स लॉ इन ए मीडियम का जो फाइनल फॉर्मूला है वो आप ये यूज कर सकते हो। मीडियम के अंदर फोर्स लिखनी है तो अभी मैंने जैसे आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, और यहां हम एप्सिलॉन को देखना भी ये पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन ए मीडियम।
ओके, अब देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन, आप देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम is 100 Newton. Epsilon r of medium is 5. Find the force between them if placed in vacuum. ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, सिंपल क्वेश्चन। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एफ बी बाई एफ एम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वैक्यूम के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इन मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5, मीडियम के अंदर 100 न्यूटन फोर्स चल रही है, यहाँ आ जाएगी 500 न्यूटन। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। अब ये बात एक और नोट यहाँ पे ध्यान से याद रख लेना आप कि मीडियम के अंदर जो फोर्स होती है वो एफ वी बाय एप्सिलॉन आर आती है। ठीक है, मतलब एक दो चार्जेस हैं, उनको वैक्यूम में रखा, कुछ फोर्स लग रही है, मीडियम के अंदर ले गए, फोर्स उतने टाइम रिड्यूस हो जाएगी, 1 बाय एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो वाटर के अंदर हम ले गए दो चार्जेस को, वैक्यूम में फोर्स लग रही थी फॉर एग्जांपल 8100 न्यूटन। ठीक है, ये वैक्यूम में लग रही थी और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे 8100 डिवाइड बाई 81 100 न्यूटन, तो ये फोर्स 81 टाइम्स रिड्यूस कर गई। मतलब मीडियम के अंदर फोर्स कम लगती है दो चार्जेस के बीच में और वैक्यूम के अंदर फोर्स ज्यादा लगती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो छोटी है, क्योंकि उसके अंदर एटम मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो खुद इलेक्ट्रीफाई नहीं होते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दिस इज कूलम्स लॉ इन ए मीडियम। ओके, नाउ next we will define what is 1 coulomb, what is CGS unit of charge, electrostatic unit, उसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। इसकी भी डेफिनेशन अभी हम करेंगे फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज 1 कूलम्ब, व्हाट इज 1 ESU। ठीक है, SI यूनिट और CGS यूनिट। तो फटाफट जल्दी से देख लो कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना होता है। ठीक है, दिस इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है। ठीक है, लेट अस सी। देखो, मान लो आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, Q1 Q2, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, ओके, इनमें डिस्टेंस R है 1 मीटर और वो वैक्यूम में पड़े हुए हैं। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस के अंदर दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स कितनी लगाएंगे, दिस इज F। तो बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे Q1 को Q2 के बराबर और 1 कूलम पुट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, और डिस्टेंस हम R ले लेते हैं 1 मीटर, मतलब दोनों चार्जेस में सेपरेशन 1 मीटर है। चार्ज अगर 1 कूलम मान ले तो कितनी फोर्स आएगी, फोर्स आएगी K के बराबर, और K कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको न्यूटन में लिखेंगे अभी, क्योंकि फोर्स लिख रहे हो आप। मतलब अगर दो चार्ज पार्टिकल्स जो 1 मीटर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, कहां पे पड़े हुए हैं, वैक्यूम के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, और उनमें इतनी फोर्स लग रही है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन फोर्स लग रही है, देन दोज चार्ज पार्टिकल्स हैव चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं इसको। 1 कूलम इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विच repels or attracts an equal charge by 9 into 10 to the power 9 Newton when placed at 1 meter apart in vacuum। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म यहां पे इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन 1 मीटर, वैक्यूम होना चाहिए, दोनों चार्जेस इक्वल होने चाहिए, और फोर्स जो लगेगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन फोर्स लगेगी। दिस इज 1 कूलम चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 1 फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को
ESU भी बोला जाता है, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको ESU बोल दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज CGS यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। चलिए CGS सिस्टम में देखिए ये फॉर्मूला होता है, K1 होता है ना, तो सिंपली Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो Q1 Q2 के बराबर है और ये है 1 ESU, ठीक है बच्चे। तो उस केस में R हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ये डायग्राम बना के आपने रिप्रेजेंट कर देना है एग्जाम में कि R इज 1 सेंटीमीटर अगर, और फोर्स है दोनों के इन बिटवीन F, और दोनों चार्जेस एक दूसरे के बराबर हैं, 1 ESU दोनों चार्जेस हैं, ठीक है। तो उस केस में फोर्स कितनी आएगी, फोर्स आएगी 1 डाइन फोर्स आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये दोनों चार्जेस कहां पड़े हुए हैं, वैक्यूम के अंदर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो दिस इज 1 ESU चार्ज, मींस अगर आपके पास 1 ESU चार्ज है और उसके पास एक इक्वल चार्ज पड़ा हुआ है 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन वैक्यूम, तो उन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रही है 1 डाइन, ठीक है, तो वो चार्ज 1 ESU होगा। तो 1 ESU चार्ज is that amount of charge which exerts a force of 1 dyne on an equal charge at 1 centimeter in vacuum, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप 1 फ्रैंकलिन को या 1 ESU को डिफाइन कर सकते हो।